Now is significance or importance of principles of मैनेजमेंट। तो पहली आपके पास है प्रोवाइड्स मैनेजर्स एन insight into reality, okay? So what this principles of management is doing is that they are providing you an insight into realities as to how a business organization works, okay? रियल टाइम नॉलेज देता है, ओके? कैसे? इट improves knowledge of the managers, okay? Ability and understanding, okay, of managerial situations, comma, provide timely guidance as to which principle should be used at what time, which helps in increasing efficiency, and effectiveness, okay? तो मैनेजर को एक रियल टाइम जो सिचुएशन है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आप कहते हो फेयर रेमनरेशन, हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है फेयर रेमनरेशन, ओके? अब फेयर रेमनरेशन मतलब फेयर सैलरी, ओके? फेयर सैलरी to all those who are working in the organization having same set of skills, knowledge and responsibility, ठीक है? अब हम क्या कह रहे हैं कि सैलरी इनको ऑलमोस्ट फेयर होनी चाहिए, मतलब ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए इनकी सैलरी का। अगर सैलरीज इनकी जिनके सेम सेट ऑफ स्किल्स हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेम नॉलेज है, अगर उनकी सैलरीज में अप एंड डाउन होता है बहुत ज्यादा, तो क्या है, डिसकंटेंटमेंट बढ़ेगी, आपस में disagreement ज्यादा होगा, they will not cooperate with each other, and because of lack of cooperation they will not
help in easy accomplishment of the organizational targets. तो अगर एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने हैं, तो उसको ये फेयर सैलरी, फेयर रेम्युनरेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. So that is why we say that these principles of management provide them the insight into the reality. Okay, it improves the knowledge of the manager. It improves their ability and understanding कि कैसी मैनेजरियल सिचुएशन आ गई है, अब क्या करना चाहिए. ओके, और ये प्रिंसिपल्स उनको टाइमली गाइडेंस भी देते हैं और उनको हेल्प करते हैं to improve the efficiency and effectiveness in implementing the various programs, various tasks which has been assigned in an organization properly, so that we can accomplish targets as per required ways. Okay, तो ये आपके पास पहला important aspect है, why principles of management are required, because they provide manager an insight into the realities of the real time. Okay, कि रियल टाइम सिचुएशन क्या है, उसकी रियलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब आते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे. सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, आपको अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूज करना है. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया फेयर रेमनरेशन का. रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे? ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्सेज आपके रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करेंगे. अगर आप उनको फेयर रेमनरेशन नहीं दोगे, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होगा, डिसकंटेंटमेंट होगी, दे विल नॉट कंप्लीट देयर टास्क एज पर द रिक्वायर्ड वेज. ओके, टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे. सेकेंडली, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज करेंगे. ओके, वेस्टेज करेंगे तो उससे क्या है, इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होने के चांसेस हैं. इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है, अगर आप चाहते हो कि आपके रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, मैं और मिनिमम उसकी कॉस्ट इनकर हो, और आपका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्रॉपर एस्टेब्लिश हो, it's very important that we should use the principles of management properly in an organization. जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें. जैसे है डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क. अब डिवीजन ऑफ वर्क में क्या किया आपने? जिसको जो काम ज्यादा अच्छा आता है उसको वो काम हैंड ओवर किया है, और जिसको जो काम अच्छा नहीं आता है उसको नहीं वो काम प्रोवाइड किया. तो उससे क्या हुआ है कि उनकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो गई. अगर सारे काम एक ऐसे इंडिविजुअल को हैंड ओवर कर देते हो जिसको हर चीज का पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करेगा, मशीन की वियर एंड टियर होगी, रॉ मटेरियल वेस्ट होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. Thus, to bring in maximum utilization of resources और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ओके, और क्या कहते हैं, वेस्टेज को, इनएफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन अचीव द टारगेट्स व्हिच वी हैव सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके लिए हमने ये समझा है कि डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करते हो प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा
कि एक इंडिविजुअल के पास जिसके पास सारी कैपेबिलिटीज नहीं है, he has to perform different types of tasks, as a result of which he will lead to wear and tear of machinery as well as wastage of raw material also. Thus, to avoid wastage of raw material and to reduce wastage of reduce wear and tear of machinery, it's very important that the work should be assigned to the different individuals as per their competency and capabilities. Okay, ये है आपके पास. ओके, अब आ जाते हैं हम थर्ड एस्पेक्ट पे. थर्ड है साइंटिफिक डिसीजंस. जो आप डिसीजंस ले रहे हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, वो साइंटिफिक हैं. साइंटिफिक इन द सेंस दैट दे आर सपोर्टेड बाय that these decisions are supported by facts and are justifiable. ओके, जस्टिफाइबल है मतलब ये जस्टिफाइबल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. सेकेंडली आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सेट्रा. ओके, के सब्जेक्ट मैटर जो है और या टाइम के बेसिस पे ये जस्टिफाइबल है और इनके साथ फैक्ट्स का सपोर्ट आपके पास मिलेगा. ये फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस हैं और ये एक सिचुएशन के हिसाब से होते हैं. लॉजिक इनके साथ अटैच्ड है. ये इलॉजिकली ये आप काम नहीं कर रहे हो. ओके, तो यहाँ ये आपके पास साइंटिफिक डिसीजंस हैं. ये फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एक प्रिंसिपल है, टेलर ने दिया है. ओके, तो ये साइंस है. ऐसा नहीं है कि आपने हिट एंड मिस मेथड में कोई भी डिसीजन ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर. विल यू प्लीज माइक बंद करो. हुज माइक इज ऑन. हाँ जी. जो साइंटिफिक डिसीजंस हैं, ये साइंटिफिक डिसीजंस जो हैं आपके पास, ये फैक्ट्स के बेसिस पे हैं, जस्टिफाइबल हैं, लॉजिकल हैं. ओके, और क्या कहते हैं इनमें क्या कहते हैं कोई बायस नहीं है, प्रेजुडिसेस नहीं है. सो यू कैन इम्प्लीमेंट देम आफ्टर थॉरो डिस्कशन, थॉरो अंडरस्टैंडिंग. ये प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. तभी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक प्रिंसिपल दिया था, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो साइंस है ये, कोई हिट एंड मिस मेथड नहीं है कि जो आपके मन में आया वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया. ऐसे नहीं है. इसके पीछे लॉजिक है, रीजनिंग है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. then only we are going to decide which principle should be used at what particular point of time to get the what type of required results. Okay, तो ये साइंटिफिक डिसीजंस हैं आपके पास. फिर आपके पास नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन मीटिंग changing environment.
ओके, इट हेल्प्स इन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, कि आपका जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क ही ले लीजिए, कि जहां जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपको डिवीजन ऑफ वर्क से। ऐसा नहीं कि एक ही इंडिविजुअल सारे काम करेगा। अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जिसमें कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हायर ए कमेटी ऑफ 10 doctors and 2 IAS officer to arrange the oxygen supplies in this country, or to arrange the different other aspects. Okay, तो मतलब ये एस्पेक्ट क्या है कि आपके पास जब भी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे अब ऑक्सीजन सप्लाईज हैं या मेडिसिन की सप्लाईज हैं, आईएएस ऑफिसर ने कभी ये काम किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या है। और पीछे रिपोर्ट आ रही थी कि दैट देयर आर 1600 क्रायोजेनिक सिलेंडर्स अवेलेबल इन दिस कंट्री। अब रिपोर्ट निकल के आई है कि ओनली 840 सिलेंडर्स आर अवेलेबल इन दिस कंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक आईआईटी या आईआईएम्स में उनमें इनको इस एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी सिखाई जाती हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट वेरियस थिंग्स, कि आप के जो लॉजिस्टिक्स का सिस्टम है कैसा एस्टेब्लिश करोगे, so that there are various states who are in need of different types of things like ventilators or oxygen or रेमडेसिविर और एनी अदर मेडिसिन, पैरासीटामोल, जैसे आजकल विलेजेस में बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहाँ मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो रही है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है। सो द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन दीज पर्टिकुलर फील्ड्स, लॉजिस्टिक्स में एक्सपर्ट हैं, उनको ये काम दिया जाना चाहिए, so that they can easily make things available at the doorstep at a required area, and that can help in sorting out the problems which we are facing these days because of the medical emergency. तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे कहते हैं हम डिवीजन ऑफ वर्क। अगर डिवीजन ऑफ वर्क आपने अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन की हो, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगी और इम्प्लीमेंटेशन एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस प्रॉपरली की जा सकती है रिसोर्सेज की, और हम रिक्वायर्ड टारगेट्स को इजीली अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये आपके पास है दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पोर्टेंट। देन नेक्स्ट इज योर fulfilling social responsibility. ओके, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आपको क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे हैं कि आपकी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए जॉब में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं सोशल, कि आप गुड क्वालिटी गुड्स दो, एट प्रॉपर प्राइसेस दो, एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उनको प्रॉपर सैलरीज दी जाए, उनको वेरियस अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बिजनेस की। अब इनमें से एक हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या के प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग ऑन सेम जॉब पोजीशंस, ओके, हैविंग सेम सेट ऑफ स्किल्स, सेम क्वालिटीज, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। अब इक्विटी का मतलब ये नहीं कि सैलरी सेम होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब ये है कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो आप उनके ऊपर जो भी रूल्स इम्प्लीमेंट करोगे, अगर पनिशमेंट देनी है या उनको प्रमोशन देनी है या कुछ भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उन चीजों में इक्वल ट्रीटमेंट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि एक के लिए बायस है, दूसरे के लिए आप अनबायस्ड हो। ओके, तो मतलब बायसेस नहीं लेके चलना है एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो सारे एक ही जॉब पोजीशन पे है, एक तरह का उनका सेट ऑफ स्किल्स है, एक तरह की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जो जो काम उनको दिया गया था, क्या वो उस तरीके से कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या उनको पनिशमेंट अगर देनी है तो आप क्या पनिशमेंट में बायसेस कर रहे हो? अगर आप बायसेस करोगे पनिशमेंट देने में या रिवॉर्ड करने में, तो वो आपस में डिसकंटेंटमेंट, डिसएग्रीमेंट ज्यादा होगा एंड दे विल have the dissatisfaction, it will create dissatisfaction amongst the employees in the organization। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द सैलरीज ओनली। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एक ये अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट management principles are used for providing ट्रेनिंग, ओके, एमबीए कॉलेजेस में एजुकेशन देने में, कि उनको सिखाया जाता है बीकॉम में, बीबीए में, एमबीए कॉलेजेस में, बीबीएस में, ये सारे रूल रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, ये सारी फिलॉसफीज समझाई जाती हैं, टीच की जाती हैं, सो दैट पीपल आर अवेयर दैट व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स of management and how they are making an impact on the working of an organization। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट इट्स फंक्शन इन ए प्रॉपर मैनर। ओके, तो इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। They are being duly taught in the educational colleges, in the institutions, so that we can understand what these principles are and how they leave an impact on any business organization or in any environment। Okay, तो ये आपके पास है। ओके, अब हम चलते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। ये तो था हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योर्ड। ये आपके पास है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो आपके पास है वो है
डिवीजन ऑफ वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि द होल वर्क should be divided into small tasks or jobs. Okay, small tasks or job. Okay, and each job should be assigned to an expert. Okay, जो स्पेशलिस्ट है अपने फील्ड में उसको वो जॉब असाइन करनी चाहिए। दैट इज द बेसिक ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब वो क्यों कह रहा है कि ये करना चाहिए? ओके, फर्स्ट थिंग इज that the work, when it is divided into various small tasks or jobs as per the competency, qualification and experience, it helps in producing more and better with the same amount of efforts. तो क्यों करना चाहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क? कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस of the individual, okay, competency, experience and qualification of an individual, okay, तो उससे क्या है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और बेटर परफॉर्म करेगा with the same amount of efforts which he would not have been, it would have not been possible अगर आप क्या करते, डिवीजन ऑफ वर्क ना करते, एक बंदे को ही सारा का सारा काम दे देते, तो वो अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता, पहली चीज। दूसरा है इट हेल्प्स इन मेकिंग ईच टास्क इजियर एंड ऑफ रेपिटेटिव नेचर। इजियर बना देता है और रेपिटेटिव नेचर का बना देता है, विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन गेनिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेशलाइजेशन। जब उसे रिपीटेटिव नेचर का बनाते हो, इजियर बनाते हो, तो वो क्या है कि उस टास्क को परफॉर्म करना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। उससे क्या होता है, एक्यूरेसी, स्पेशलाइजेशन और स्पीड बढ़ जाती है एक इंडिविजुअल की। ओके, और ये क्या है, this this principle applies to both managerial as well as technical। कि टेक्निकल एरियाज में भी जहां शॉप फ्लोर लेवल पे किसी वर्कर ने इसे यूज करना है तो वहां पे भी हो सकता है ये यूज प्रिंसिपल। और अगर आप चाहते हो इस प्रिंसिपल को यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वहां पे भी यूज किया जा सकता है। ओके, और ये जनरली बहुत बड़ी कंपनीज में बहुत इजीली यूज किया जाता है। ओके, इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स, हर जगह इसे यूज किया जाता है डिवीजन ऑफ वर्क को, टू गेट द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी, रिक्वायर्ड टारगेट्स। तो उसके लिए इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। ओके सर, ये है आपके पास पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हूँ। ये सारे जो अभी पढ़ाया आपको आज। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, ठीक है, फिर कल करेंगे हम नेक्स्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज यहीं तक कर लो आप, डिवीजन ऑफ वर्क तक। ओके, वी आर स्विचिंग ऑफ। थैंक्स।